नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया है। विभिन्न धर्म ग्रंथों को अध्ययन किया गया था पहले और उसके बाद इसे अब 4 भागों में जारी किया गया है। यूसीसी रिपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए इस बात की जानकारी भी साझा की गई है। कमेटी ने बताया कि मुस्लिम लॉ बनाने के लिए शिया और सुन्नी के विभिन्न धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया गया। रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की। कमेटी के चेयरमैन शत्रुघ्न सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उनके साथ कमेटी के मेंबर एडीजी अमित सिन्हा और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ और दून यूनिवर्सिटी की वीसी सुरेखा जंगवाल मौजूद थी। तो उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूसीसी रिपोर्ट आम जनता से साझा नहीं हो पाई थी और अब चारों खंडों में इस रिपोर्ट और नियमावली को आज लोकार्पण किया जा रहा है, यानी आम जनता के सामने सार्वजनिक किया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी यूसीसी रिपोर्ट को लेकर के आपको दे रहे हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, अब वो रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई है और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से 4 खंडों में इसे तैयार किया गया है, यानी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, लेकिन इसके खंड 4 रहेंगे और इसमें खास तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जिस तरीके से इसका विरोध जाहिर किया जा रहा था, दर्ज करवाया जा रहा था, तो अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इस बात की जानकारी कमेटी की तरफ से साझा की गई है कि उनके तमाम धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद शिया सुन्नी के जो भी धर्म ग्रंथ होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इसमें और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन की संभावनाएं खुली हुई है, यानी कि उन रूल्स को तैयार किया गया, यानी किसी भी पर्सनल लॉ को हानि नहीं होगी। तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नेताओं को नसीहत है कि स्मृति ईरानी को लेकर राहुल की नसीहत सामने आई है। स्मृति ईरानी का अपमान करने से बचे तमाम नेता, ये राहुल गांधी ने कहा है। जीवन में हार और जीत तो होती रहती है, सभी से आग्रह किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी न करें, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचे। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जीवन में हार जीत तो होती ही रहती है, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी दूसरे नेता के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। लोगों को अपमानित करना और उनका अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस बार के लोकसभा इलेक्शन में अमेठी से केएल शर्मा से हार गई थी और इसके बाद से लगातार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया जा रहा था। इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने सभी से आग्रह करते हुए अपील की है और ये कहा है कि जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी न करे, किसी भी महिला का अपमान न करे। तो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से बचने की नसीहत राहुल गांधी की तरफ से की गई है। वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर बयान सामने आया। दरअसल केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। अगला टारगेट बिजली बिल स्कैम है। आम आदमी पार्टी की जनता को लूटने की साजिश रची गई है। केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा, अंतरिम बेल मिलने से आम आदमी पार्टी अपराध मुक्त नहीं हो जाती है और ना ही आप यानी अरविंद केजरीवाल अपराध मुक्त नहीं हुए हैं। शराब नीति में घोटाले की तरह अगला स्कैम बिजली बिल का होने वाला है, जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। तो बड़ा बयान दिया गया है और साथ ही ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी ने अपना अगला स्कैम भी तैयार किया हुआ है। इसको लेकर के अब लगातार जैसे दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घेरने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, तो ऐसे में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना इसमें लाजमी है। और न्यायपालिका का बीच का निर्णय है और अंतरिम बेल मिलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपराध मुक्त हो गए हैं। एक बार न्यायालय का निर्णय स्पष्ट आने दीजिए। लेकिन ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है कि अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शराब नीति में घोटाला किया है, चोरी की है, उसी तरह से नया स्कैम बिजली का है जिसमें दिल्ली की जनता को लूटने की साजिश की जा रही है। तो दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि मालीवाल केस में विभव कुमार को बड़ा झटका लग गया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने
जमानत याचिका विभव कुमार की खारिज कर दी है। आपको याद होगा कि कैसे स्वाति मालीवाल की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए थे और इन्हीं आरोपों के दौरान ये कहा गया था कि कैसे स्वाति मालीवाल के साथ में अभद्र तरीके से व्यवहार किया गया था और इस मामले में उन्होंने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका विभव कुमार को लगा है और विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे, स्वाति मालीवाल केस से जुड़ा ये मामला है और दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की है जमानत याचिका। विभव कुमार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, जमानत की मांग की गई थी, लेकिन जमानत की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, ये कहते हुए कि पूरी तरीके से जो स्वाति मालीवाल का केस था अभी भी इस मामले में जांच की प्रक्रिया जारी है। तो हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार देखने को मिला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि सबसे पहले आपको हाई कोर्ट जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में अपनी बात रखने को कहा है। भगदड़ में 121 लोगों की जान गई थी। तो 2 जुलाई को यह पूरा हादसा हुआ था। आपको याद होगा कि कैसे हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग का आयोजन किया गया था बाबा साकार हरि के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और साथ ही जिस वक्त भोले बाबा वहां से अपना सत्संग समाप्त करके निकले थे तो उनकी चरण रज लेने के लिए लोगों में होड़ मची और इसी दौरान ये भगदड़ की तस्वीर हर किसी ने देखी जिसमें 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये मामला कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा याचिकाकर्ता की तरफ से लगाए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि निश्चित तौर पर यह चिंताजनक और गंभीर मसला है, लेकिन हाईकोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई कर उचित आदेश पास करने में समर्थ है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वह अपनी बातों को हाईकोर्ट में रख सकता है। वकील विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस मामले पर सुनवाई की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आपको पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि हाईकोर्ट भी पूरी तरह से इसमें अपना फैसला सामने रखने में समर्थ है और इस मामले की सुनवाई वो कर सकते हैं। विशाल तिवारी के द्वारा पिटीशन लगाई गई थी पीआईएल के माध्यम से। इसमें उन्होंने साफ कहा कि घटना दुखद है, सब लोग इससे कंसर्न रखते हैं, लेकिन इस संबंध में हम कुछ भी एक्शन ऑर्डर इस तरह का नहीं करेंगे। आपको जुरिडिक्शन के हिसाब से जाना है तो आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट लेके जाएं और वहां जाएं, वहां करें। यहां इस आधार पर नहीं बनता। उत्तर प्रदेश सरकार अच्छे तरह काम कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, पूरी तरह से सद्भावना है, लेकिन इस तरह के पीआईएल वाला मैटर नहीं बनता है, क्योंकि आप कोई कंसर्न पार्टी नहीं है, पर्सन नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। तो उन्होंने साफ तौर पर उसको यहां से खत्म कर दिया कि विषय। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि संभल के जिलाधिकारी का एक्शन देखने को मिला। दरअसल सरकारी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। 3 घंटे तक फोन चलाने का आरोप शिक्षक पर लगा था। डीएम ने फटकार पहले तो उस शिक्षक को लगाई और फिर उसे सस्पेंड कर दिया। संभल के जिलाधिकारी ने एक सरकारी शिक्षक को तब सस्पेंड किया जिस वक्त निरीक्षण करने के लिए डीएम स्कूल में पहुंचे हुए थे। दरअसल जब डीएम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और शिक्षक का फोन चेक किया तो उसमें शिक्षक फोन का इस्तेमाल करते हुए ही पकड़े गए। यानी लगातार 3 घंटों तक वो शिक्षक सिर्फ फोन का ही इस्तेमाल करता हुआ देखा गया। इसको लेकर डीएम ने शिक्षक को पहले तो फटकार लगाई और फिर तुरंत ही सस्पेंशन के आदेश दे दिए, यानी उस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कोई भी शिक्षक ना कर सके और एजुकेशन को तवज्जो दी जा सके, इसी आधार पर शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के मंदिर में आप पढ़ाने जाते, ना कि फोन चलाने। इसके तहत में डीएम की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया उस शिक्षक पर जो कि 3 घंटे लगातार फोन चला रहा था, ना कि बच्चों को शिक्षा दे रहा था। इसी के कारण अब उस शिक्षक को डीएम की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है। कर्नाटक से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कांग्रेस के 2 विधायकों के घर पर रेड हुई है और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले में छापा पड़ा है। तो छापेमारी के बाद से हिरासत में कांग्रेस के नेता अब तक लिए जा चुके हैं और ईडी ने पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध धन हस्तांतरण मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र और कांग्रेस विधायक बसन गौड़ा दद्दाल के आवास पर छापेमारी की और ये छापेमारी 20 अलग अलग जगहों पर की गई।
छापेमारी के बाद से अब कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, कर्नाटक में ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। कांग्रेस के 2 और विधायकों को घेरने का काम किया गया है। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाला मामले के तहत में ईडी ने छापेमारी को अंजाम दिया है। ईडी ने पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को अब तक हिरासत में ले लिया है और साथ ही ये जानकारी मिल रही है कर्नाटक ईडी की तरफ से कि कैसे एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसमें निकलकर सामने आया था और इसी घोटाले के तहत में 2 विधायकों पर नकेल कसने का काम ईडी की तरफ से अब तक किया गया। और इस बीच शंभू बॉर्डर जाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल शंभू बॉर्डर जाम करने पर हरियाणा सरकार को फटकार लगी है। राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया। यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का हवाला भी दिया और ये कहा, ये सवाल पूछा हरियाणा सरकार से कि आखिर यातायात को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी या ये पूरा कर्तव्य हरियाणा सरकार का है, तो इतने लंबे समय से हरियाणा सरकार ने रास्ता कैसे रोके रखा। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। शंभू बॉर्डर लंबे समय से जाम चल रहा है और इसी बॉर्डर को बंद करने को लेकर हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार मिली है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य रास्ता कैसे रोक सकता है, यातायात को नियंत्रित करना उसका कर्तव्य है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दी थी। तो सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। दरअसल ये मामला सीबीआई केस से जुड़ा हुआ है और सीबीआई केस में न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है अरविंद केजरीवाल के और अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। तो 25 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ही सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि सीबीआई के द्वारा दर्ज मामले की वजह से अरविंद केजरीवाल अभी भी जेल में ही रहेंगे और सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। वहीं अब सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सीबीआई केस में जहां बढ़ाई गई है, तो वहीं ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी गई है। लेकिन क्योंकि सीबीआई के केस में न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ाया गया है, तो वो जेल से अभी रिहा नहीं हो पाएंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निलंबन रद्द कर दिया है। आईपीएस अधिकारी ए कुआन का निलंबन रद्द किया गया है। आईपीएस ए कुआन को अंडमान निकोबार ट्रांसफर किया गया है। एमएचए ने आईपीएस ए कुआन को गोवा से अंडमान निकोबार भेजा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आईपीएस अधिकारी ए कुआन का निलंबन रद्द कर दिया गया है और राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही ये भी जानकारी सामने आई है कि आईपीएस ए कुआन को अंडमान निकोबार ट्रांसफर किया गया, तो एमएचए ने आईपीएस ए कुआन को गोवा से अंडमान निकोबार भेजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी, इसमें नए नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मुंबई के बीकेसी स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में बारात अब एक साथ एक जगह पर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी और इसके बाद मिलनी की रस्म होगी। मिलनी की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला की रस्म अदा की जाएगी और वहीं लगन, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से शुरू होगी। शादी में शामिल होने के लिए मुंबई में उनके घर
वेडिंग फंक्शन जोरों शोरों से चल रहा है और इस मौके पर फिल्मी हस्तियों से लेकर नेता और विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। अनंत और राधिका की शादी को लेकर के अंबानी फैमिली में जश्न का माहौल है। अनंत अंबानी और राधिका की शादी में दुनिया के कोने कोने से आने वाले मेहमान गवाह बनेंगे। तो उसकी एक झलक भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि जूनियर अंबानी की शादी में कई दिग्गज चेहरे पहुंच रहे हैं। तो चाहे वो स्पोर्ट्स जगत से हो, यानी खेल जगत से हो, या फिर हॉलीवुड इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के भी तमाम दिग्गज चेहरे, और इसके इतर राजनीतिक जगत से भी जुड़े हुए कई बड़े चेहरे आज इस शादी समारोह में शिरकत करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव सुप्रीमो है आरजेडी से, वो भी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। वहीं हॉलीवुड से भी कई बड़े चेहरे सामने आएंगे और इस शादी में शामिल होंगे। अंबानी के खास मेहमान कौन कौन से वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। जहां एक और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इसमें शिरकत करने के लिए मुंबई पहुंचे, तो वहीं किम कार्दाशियान जो कि इंटरनेशनल मॉडल है वो भी पहुंच चुके हैं। अंबानी के खास मेहमानों का जिक्र हम कर रहे हैं। टोनी ब्लेयर पूर्व पीएम है यूके के, सचिन तेंदुलकर इंडियन क्रिकेटर हैं। ऐसे में 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको एक झलक मात्र दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर बड़े नामी गिरामी चेहरे जो कि दिग्गज माने जाते हैं अपने अपने फील्ड के, और ऐसे में अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए अलग अलग मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। और इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।